सिलेबस, पीवाईक्यू, एग्ज़ाम का पैटर्न, ये तीनों पे आप फोकस रखिए और फिर बीपीएससी की तैयारी, मेंस, इंटरव्यू तीनों को लेके सोचिए और तभी बीपीएससी के फील्ड में घुसिए। बहुत लंबी होती है। आपको अपना सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटा पढ़ना है। तो कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यदि आपको क्लासेज की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप पढ़ाई। जीएस हब लाइब्रेरी के ओपनिंग के अराउंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश आनंद सर, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया कि फैकल्टी एंड फाउंडर हैं जीएस हब सिविल सर्विसेज की। पुरुष से यूपीएससी और बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आप जाने जाते हैं सर। खबर बिहार न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ आए और इस तमाम शिक्षा से जुड़े चीज़ों को आप दिखाते हैं, तो मुझे भी बेहद खुशी मिलती है कि आप लोग आते हैं, आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चे को ऑथेंटिक जानकारी मिल पाती है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि पूर्व से ही मैं जीएस हब सिविल सर्विसेज की बात करता आया हूँ, अगर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना हो, खासकर यूपीएससी एंड बीपीएससी, और आफ्टर दैट आप लेके आ गए जीएस हब ये जीएस हब लाइब्रेरी, इसकी रूपरेखा क्या? देखिए, जीएस हब लाइब्रेरी का कंसेप्ट हम स्पेशली बीपीएससी और सिविल सर्विस वालों के लिए लाया, क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब आज के दौर में देखिएगा तो एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। हम चाहते हैं कि सिर्फ बिजनेस के रूप में ना देखा जाए, इसको एक्चुअल में इस तरीके से माहौल बनाया जाए कि यहाँ बच्चे सही रूप में पढ़ें, सही रूप में तैयारी करें। और तैयारी के दौरान कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक मेंटर की ज़रूरत होती है, कि आपसे बात करने वाला चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, कभी आप लो फील करते हो तो आपको समझा सके। तो ये यदि गाइडेंस के साथ लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी तो और भी सोने पे सुहागा है और बच्चे बेहतर कर सकते हैं। रितेश सर, अगर आपकी आ गया तो आपके साथ हम चलना चाहेंगे लाइब्रेरी के अंदर, हमारे साथ जुड़े हुए रहें। हम लाइब्रेरी के अंदर अभी सर के साथ चलेंगे। अंजलि जोशी मैम, जो राइट नाउ सब रजिस्ट्रार हैं, 4th रैंक के साथ बीपीएससी रहीं, वो भी आज आ रही हैं क्या गेस्ट फैकल्टी की? बिल्कुल, आज हमारे साथ तमाम बीपीएससी के अधिकारी जुड़ रहे हैं। रैंक 4 भी हैं, मैम तो हैं ही, रैंक 9 शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, राजू सर भी आ रहे हैं जो कि एडीएमओ हैं। वर्तमान में ये सारे बेगूसराय में कार्यरत हैं। नॉर्म्स भी लगाया गया है, देखिए जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं तो सुविधा भी दी गई कि भाई कुछ तरीके से आगजनी हो जाए, तो ये सारी सुविधा भी दी गई। बिल्कुल, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया कि कुछ तरीके से उससे दुर्घटना ना हो जाए। बहुत सारे होते हैं कि दुर्घटना के बाद सुविधा का ख्याल रखा जाता है। पहले हमें सोचे कि नहीं, जो बच्चे को दिक्कत आएगी सारी चीज़ों का ख्याल पहले रखा जाए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। तो ये है गाइस लाइब्रेरी। स्टूडेंट जो यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या बिहार एसआई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, हमारा बिहार एसआई। हाँ बिल्कुल, बिहार एसआई के लिए भी चलती है, लेकिन स्पेशली अभी बीपीएससी वालों के लिए चल रही, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल, तो ये लाइब्रेरी का स्वरूप, जरा लाइब्रेरी को अच्छे से दिखाएं। ये है ओवरऑल ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छा, ये आप जब बराबर कुछ ना कुछ यूनिक पंच लाइन देते आए हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्या मीन्स है इसका? मतलब ठीक है, जो मेरे द्वारा प्रोसेस लाई जाए, बच्चे को कहते हैं एक बार ट्रस्ट करिए, एक बार ट्रस्ट करके मेरे द्वारा जो दिया गया उसको फॉलो करिए, फिर आप बेहतर अपने आप को फील कर पाएंगे कि सच में कुछ आपको बेनिफिट्स हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। अच्छा, ये जो सामने बुद्धम शरणम गच्छामि है। हाँ बिल्कुल, ये सब आप वहाँ से घुसते हैं तो एक मतलब पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, अपने बुद्ध के शरण में चलो। और यहाँ पे देखिए बौद्धिक टीवी लगा हुआ है, बुद्ध की प्रतिमा भी, तो इस तरीके से फीलिंग आनी चाहिए कि मतलब पॉजिटिव वाइब्स लगनी चाहिए कि लाइब्रेरी जा रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब कूल माहौल, थोड़ा सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सामने का कैंपस आपने दिया होगा, हाँ, ये बीपीएससी वालों के लिए स्पेशली है कि इसमें सिर्फ, और बीपीएससी वालों के लिए 70 से 80% ऐसी सीटें हैं जो कि बीपीएससी वालों के लिए दी जाएगी। अच्छा, 70 से 80% सीट्स बीपीएससी वालों के लिए। ये सब बच्चे भी आए हुए हैं। तो वैसे ये आप देख रहे हैं ओवरऑल माहौल पॉजिटिव वाइब के बीच हमें जीएस हब लाइब्रेरी में। तो आज आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा इस वीडियो के अराउंड। अंजलि मैम राइट नाउ आ रही हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, और सर आपने क्या बताया, शिक्षा पदाधिकारी भी हमारे बीच आ रहे हैं, तो उन सबसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा और छोटे छोटे इंटरव्यूज़ उनके जो आज मैं लेने वाला हूँ वो आपके साथ। आज जीएस हब लाइब्रेरी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं जीएस हब सिविल सर्विसेज के बच्चे, और रितेश आनंद सर तो पहले से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं सिविल सर्विसेज जो आप लोगों की संस्था ऑलरेडी है जीएस हब की बात करूँ तो कैसा माहौल आपको देता आया है जीएस हब? एक्चुअली सर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ अभी। वर्तमान में आप यहाँ पे हैं? जी, वर्तमान में यहाँ पे। तो जीएस हब के द्वारा जो ये इनिशिएटिव है लाइब्रेरी का, और इनके द्वारा जो इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है बीपीएससी के लिए, वो काफ़ी अच्छी है। और लाइब्रेरी में जो एकोमोडेशन का जो सुविधा है ये सब बहुत अच्छा है। और कल से यहाँ एक डिफ्रेंशिएशन आपसे चाहूँगा। दिल्ली में आप रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटी, एंड राइट नाउ बेगूसराय, दोनों में क्या डिफरेंसेस दिखा आपको? सर अभी के समय में अगर देखा जाए तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है सर, क्योंकि जो दिल्ली का एक्सपोजर है, चाहे वो लाइब्रेरी हो या इंस्टीट्यूट हो या फैकल्टी हो, वो सारा कुछ यहाँ भी मिल रहा है सर। तो ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे बच्चे अब जो है सो बिल्कुल अपने होम टाउन में शिफ्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं होती थी, उस तरह की सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं। ये सबकी लाइब्रेरी जो आज ओपन हो रही है हमारे बीच, और जीएस हब सिविल सर्विसेज पूर्व से जुड़े हुए हैं आप, तो दोनों के बीच में क्या गैप रखते हैं सर जीएस आप भी सर देख सकते हैं यहाँ का जो अभी का जो वर्तमान? जी सर, वर्तमान में सर यहाँ का जो दिख रहा है सारा कुछ अरेंजमेंट, चेयर का हो या फिर टेबल का, डेस्क का, और भी वाईफाई, न्यूज़पेपर, ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली जैसा ही सारा कुछ है सर का सर। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी ना जाकर हम यहाँ पे
अपने होम टाउन में वो विकल्प, वो ऑप्शंस देख सकते हैं जिसके लिए हमको पहले बाहर जाना पड़ता था। अच्छा, अभी यहाँ पे उपस्थित स्टूडेंट्स जो भी हैं राइट नाउ यहाँ पे एट प्रेजेंट हैं, उन स्टूडेंट्स में कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूर्व से जीएस हब सिविल सर्विसेज के पार्ट रहे हैं? कौन से स्टूडेंट आप लोगों में हैं जो जीएस हब सिविल सर्विसेज में स्टडी कर रहे हैं? शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम लकी डॉल है। लकी डॉल। लकी, इन्वायरमेंट की बात करें तो कैसा लगता है जीएस हब सिविल सर्विसेज? सर, हम लोग तो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, बट जो सेल्फ स्टडी के लिए हम लोग को गाइड किया जाता है वो सबसे बड़ी बात है। अभी के समय में सेल्फ स्टडी ही एक मतलब मेन की है कि आप उससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट देना तो जो यहाँ पे ऑफलाइन है उनको पता होगा कि, और सर का गाइडेंस बहुत अच्छा है, मैम का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आज इस ओपनिंग मूवमेंट के अराउंड आपको आप कैसा फील कर रही हैं जीएस हब लाइब्रेरी को लेकर? काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, स्टूडेंट से भी मिले हैं तो लग रहा है कि हाँ, मतलब जो चाहिए वो इन्हें भी मिलेगा, जो हम लोग को ऑनलाइन में मिल रहा है ऑफलाइन में और बेटर मिलेगा। और कोई ऐसे स्टूडेंट जो जीएस हब सिविल सर्विसेज की क्लासेस अटेंड करते हो आए हमारे बीच? अंजलि, अच्छा, एक अंजलि मैम है जो ऑलरेडी 4th रैंक पार यहीं से जीएस हब सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप में 4th रैंक लेकर आई बीपीएससी में और वर्तमान में सब रजिस्टर्ड है। एक अंजलि आप हैं, कैसा फील करती हैं जीएस हब सिविल सर्विसेज के साथ? बहुत ही अच्छा फील करती हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है। अभी तो लाइब्रेरी खुली है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो फिर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा और भैया बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मेनली यहाँ पे स्टूडेंट्स का स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा अंजलि, एक बात बताओ मुझे आप कि सपोज दैट यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, और जीएस हब की लाइब्रेरी आज हमारे बीच आई है, बाजार में एक तरह से आई है, तो ये जो आया जीएस हब, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, लाइब्रेरीज़ तो यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन फैकल्टीज़ जो यहाँ पर होंगे, जो यहाँ पे गाइड करेंगे, वैसा कहीं नहीं है यहाँ पे। मेन पॉइंट मैं जो बार बार कहना चाहता था, रखना चाहता, तो जो मैंने इस बच्ची से रखवाया अभी आप लोगों के सामने, कि लाइब्रेरी होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक बेस्ट लाइब्रेरी जहाँ प्रॉपरली स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता हो, प्रॉपरली दिशा निर्देश, जैसे कि हम लोग भी अगर वर्क कर रहे हैं तो हम भी दिशा निर्देशित होते हैं किन्हीं ना किन्हीं पथ प्रदर्शक गुरुओं के द्वारा। तो लाइब्रेरी के अराउंड पथ प्रदर्शक गुरु का होना जो रितेश आनंद सर हैं, बताइए आज आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और तमाम एजुकेशन से रिलेटेड आप चीज़ों को दिखाते रहें। तो बच्चे से आपने बात किया, बच्चे का पॉजिटिव फीडबैक्स जाना, बहुत सारे बच्चे ने अपने बातों को रखी। तो देखिए, सही बोले कि वो जो लड़की बोल रही थी, लाइब्रेरी का होना जरूरी नहीं है, उसके साथ गाइडेंस होना जरूरी है। बच्चे जो लाख 1.5 लाख खर्च करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिल्ली ऐसे पटना ऐसे शहर में रहते हैं, हम तो कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यदि आपको क्लासेज की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे 7, 8, 9, 10th से रिलेटेड आ रहे हैं। यदि वो चीज़ें आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, फिर आपके लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं बनी है, तो आप वहाँ स्टॉप कर सकते हैं, फिर दूसरा कुछ देख सकते हैं। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, सेल्फ बिलीव रखना, ये आज के दौर में इंपॉर्टेंस है। और लाइब्रेरी का जो मेरा पर्पस है कि बीपीएससी वालों के लिए इसलिए माहौल बनाया गया। देखिए, जब आप सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन करते हैं तो बहुत सारे टाइम आप डिमोटिवेट फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होना चाहिए, बातें करने वाला होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, ये मतलब ये तरीका है, इस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के दौरान। थैंक यू वेरी मच रितेश सर। काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण बातें जो एक टिप्स के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, अगर आप बीपीएससी एंड यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं। तो आगे हम जुड़ते हैं अभी साक्षात्कार के दौरान 4th रैंक अंजलि मैम एंड 9th रैंक शिक्षा पदाधिकारी महोदय, इन सभी के साथ जो वर्तमान में गेस्ट मेंबर के रूप में आज यहाँ पे उपस्थित हैं, उससे जुड़ते हैं और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण टिप्स हमारे पास आते हैं वो हम आपके साथ साझा। नाउ गाइज, हमारे साथ जुड़े हैं, आप देख सकते हैं अंजलि मैम है हमारे साथ जो कि वर्तमान में सब रजिस्ट्रार हैं बीपीएससी 4th रैंक, आकाश सर बीपीएससी 9th रैंक जो कि वर्तमान में शिक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, और हमारे साथ हैं राजू सर जो कि असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर एडीएमओ के रूप में कार्यरत हैं। इन तीनों के परिचय के साथ हमारा एक सवाल जो निकल कर आता है कि कैसे यूपीएससी और बीपीएससी में अगर बात करें, आपके जो टिप्स हैं वो स्टूडेंट के लिए कारगर साबित होंगे। क्या लाइफस्टाइल रही थी आपकी जब आप यूपीएससी एंड बीपीएससी में हुआ करते थे? अंजलि मैम, सबसे पहले आप हमें बताएं, क्योंकि पूर्व से ही आप जैसे ही जिस समय आपका 4th रैंक बीपीएससी क्लियर हुआ था और आप सब रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हुई थी, आपने उसमें हमें एक साक्षात्कार दिया था और बहुत गहराई से बताया था कि किस तरह से यूपीएससी के स्टूडेंट को या बीपीएससी के स्टूडेंट को वर्क करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो पहले आप हमें बताएं। जी, जो भी बीपीएससी या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये 1 साल की जर्नी है आपकी, और 1 साल की जर्नी बहुत लंबी होती है। आपको अपना सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटा पढ़ना होगा। आपको देखना होगा, आपको ये मैनिफेस्टेशन शुरू से लेना होगा कि मुझे जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसमें मुझे मेरा नाम चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मुझे ये नहीं चाहिए मैंने मेंस क्वालिफाई कर लिया। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को लेके सोचिए और तभी बीपीएससी के फील्ड में घुसिए। ये सबसे पहला पॉइंटर है। सेकंड है कि सिलेबस को जानिए। बहुत लोग सिलेबस को जानते नहीं हैं और तैयारी करने लगते हैं। कहीं यूट्यूब पे देख लिया, किसी सर ने कुछ बोल दिया, उनको खुद परिचय नहीं है कि क्या है सिलेबस, उनको खुद पता नहीं है कि बीपीएससी एग्ज़ाम क्या है, बट वो चाहते हैं कि बीपीएससी क्वालिफाई कर जाए। तो जब तक आपको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, तो आप कैसे एग्ज़ाम के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है
एंड देन उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए प्रिपरेशन की। आप अपनी डेली रूटीन फ्रेम कीजिए। मान लीजिए आपके पास जैसे बीपीएससी में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे इतने दिनों में डील करूँगा, मैं इस सब्जेक्ट को इतने दिनों में डील करूँगा, और किस सब्जेक्ट को क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो सिलेबस, पीवाईक्यू, एग्ज़ाम का पैटर्न, ये तीनों पे आप फोकस रखिए और फिर बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। और अगर मैं बात करूं आपके अनुभवों की आकाश सर, चूँकि अनुभव तो लगभग सेम ही होंगे, बीपीएससी है, तो बिहार प्रादेशिक लोक सेवा की जब बात करें तो आपके अनुभव बच्चों के लिए क्या हैं? नमस्कार। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली, पटना कहीं नहीं रहा था। बनारस से ही मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही इस एग्ज़ाम को निकाला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं लिया था, ठीक है। नॉट अ सिंगल डे आई हैव अटेंडेड एनी ऑफलाइन कोचिंग फॉर बीपीएससी और यूपीएससी। यूट्यूब के मदद से ही जनरली तैयारी हुई थी। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने डेफिनेटली लिया था। तो ये थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड रही थी ताकि आपको एक क्लैरिटी हो। अनदर थिंग कि बीपीएससी के बारे में बात करें तो मैं बीपीएससी के पूरे एग्ज़ाम के जो प्रोसेस है उसको 4-5 स्टेप में मैं डिवाइड करता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है कि नो योर एग्ज़ाम। फर्स्ट स्टेप में हम नो योर एग्ज़ाम आप कैसे करेंगे? जब आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे, उसके ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और बुक लिस्ट को आप पहले ही लिख लेंगे। लाइक मेरा यह स्ट्रेटजी होता था कि जो मुझे आने वाले 6 महीने में पढ़ना है पहले ही मैं जॉट डाउन करके अपने स्टडी टेबल पे सामने चिपका देता था, ताकि मुझे ये गोल अपना क्लियर रहे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। फिर बीच में मैं उसमें कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करता था। लाइक जनरली स्टूडेंट की होती है कि बीच में कोई कुछ आके बता दिया कि नया ये मार्केट में ये बुक आया है, ये मैगजीन आया है या ये वीडियो आया है, तो लोग वीडियो ही देखते रह जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी होती थी। सेकेंड स्टेप था कि कंप्लीट योर सिलेबस। जब आपने अपने एग्ज़ाम को अच्छे से जान लिया हर चीज़, अब आपकी बारी है सिलेबस कंप्लीट करने की। उसमें था कि थॉरोली जितने बुक्स हैं आप सबको एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करें। आपको अगर उस इनिशियल फेज़ में अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बहुत चीज़ें, तो मे भी आपको वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। जिन्होंने क्लास लिया है, क्लास से भी आपको वो हेल्प हो जाती है। तो सेकेंड है कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। थर्ड स्टेप है नोट्स मेकिंग का। बीपीएससी में मेंस एक सबसे क्रूशियल पोर्शन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं और मेरिट इसी से बनती है। तो मैं जनरली डिटेल्ड जितने मेंस के जीएस सब्जेक्ट्स थे, और चूँकि बीपीएससी में अगर कहें तो 3 ही मतलब पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2 और एसए। तो कंपैरेटिवली सब्जेक्ट्स कम हैं, तो मैं डिटेल्ड सभी सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाता था। और 4 स्टेप हमारा इसके बाद आएगा कि रिवीजन एंड आंसर राइटिंग। जब मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, मुझे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी, तब हम रिवाइज़ करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे, जो कि मेंस के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होगी। और फिर बाद में प्रीलिम्स के 3 महीना पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्रीलिम्स के बाद फिर आंसर राइटिंग रेगुलर। तो इस तरह से मेरी जनरली 68 के टाइम में मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया था। धन्यवाद। सवाल अभी निकल के आ रहा है। अक्सर हाँ ऐसा देखा जा रहा है कि बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट या यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट, यूपीएससी में तो बाद में जाएंगे, पहले हम बीपीएससी में आएंगे, वो बीएचयू से ही ज़्यादातर होते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल मेरे माइंड में आज सुबह भी आया था। मेरे भी नियर अबाउट कुछ लोग हैं जो बीएचयू पास आउट हैं और बीएचयू में जाने के बाद उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई, ऐसा क्यों होता है? आई थिंक बात सिर्फ बीएचयू की नहीं है, कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट, डीयू, जेएनयू या अदर आईआईटीज़ इंस्टीट्यूट जब हम बात करते हैं, तो इनके बच्चे आप देखेंगे कि ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट थिंग कि जो लोग अपने सब्जेक्ट्स में अपने 10-12 में जो एक्सेल किए रहते हैं, जो एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वहीं ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाते हैं। फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरा चीज़ कि वहाँ पीयर माहौल मिलता है। लाइक मेरे खुद के सीनियर जो थे, मेरे हॉस्टल में रह रहे थे, वो आईपीएस हैं वर्तमान में। मेरे कई सीनियर बीपीएससी के ऑफिसर पहले से थे, तो उनसे एक काइंड ऑफ टच में हमेशा रहे, उनसे गाइडेंस लेते रहे। तो इस तरह के एक एम्बियंस मिलता है बड़े इंस्टीट्यूशन में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी से या डिस्टेंस से भी फॉर दैट मैटर आपने पढ़ाई किया तो नहीं किया जा सकता है। बस ज़रूरत है उस राइट एम्बियंस और राइट पर्सन के साथ एक हमेशा कंटेक्ट में रहने की। क्योंकि सिविल सर्विसेज की जर्नी इतनी लंबी होती है कि आपको अगर राइट गाइडेंस ना मिले तो आप बीच में कहीं भी भटक सकते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक आपका यूनिवर्सिटी का है, आई थिंक मैंने आंसर कर दिया उसका। बिल्कुल सर, आंसर भी आपका प्रॉपर रहा। लेकिन यहाँ आकाश सर आपके अलावा अब राजू सर से ये सवाल होगा कि सर क्या आकाश सर की बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि फर्स्ट गोल तो ये सेट होना चाहिए ना कि हम किसी प्रीमियम यूनिवर्सिटी की ओर मूव करें, क्योंकि जब आप प्रीमियम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कहीं ना कहीं आपने जो कैपेबिलिटीज़ है उन कैपेबिलिटीज़ के आधार पे होगा, तो आप ज़्यादा तैयार हो पाते हैं यूपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। ऐसा प्रतीत होता है इनकी बातों से। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है मेरे विचार से। फर्स्ट गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आपका डिसीजन हो, चाहे आपको तैयारी करनी है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। आप कहीं से भी बिलोंग करें, आप नॉर्मल जो हमारे यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी अगर पढ़ रहे हैं तो
या फिर आप डी यू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो बस बात यह है कि डिसीजन जो है वो आपका होना चाहिए। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं उस बिहाफ में आप डिसीजन ना लें। आपको करना है, आपको क्यों करना है, इस चीज़ों को ध्यान में रखें और यही चीज़ें आपको तय करेगी आपको मंजिल तक पहुंचाने में। मान लीजिए कि आकाश जी कर रहे थे तैयारी, मैं इनको देख के कर लेता और बीच में ये छोड़ देते तैयारी, तो मेरा तो विश्वास डगमगा जाता ना तैयारी करने में। तो बस है कि अपने ऊपर फेथ रखें और विश्वास रखें कि हमको करना है, क्यों करना है, ये क्लियर होना चाहिए। इसी डायरेक्शन में आप तैयारी करें। दूसरी ये चीज़ें हैं कि आपको ठीक है पढ़ाई करनी है 4 घंटे 8 घंटे जो भी आपका है, सिलेबस कवर करना है उस हिसाब से। लेकिन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने लाइब्रेरी में एडमिशन लिया, 8 घंटे का मेरा स्लॉट है, तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। मुझे ये 8 घंटे में क्या पढ़ना है ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपका डिफाइन जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको 8 घंटे का आपका स्लॉट है लाइब्रेरी में, आप पूरा कर लें और घर चले जाएँ। बशर्ते आप अपने जो भी सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन कीजिए मंथ वाइज़ में, इवन वीक वाइज़ में, और उसको फिर आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो डे वाइज़ है। और आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस दिन में इतना पढ़ाई करनी है, उसको करने में आपको चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इस चीज़ को पूरा करें और अपने टारगेट को डेली वाइज़ उस हिसाब से आप पूरा करें। यहाँ इन सारी बातों के बीच ना एक सवाल और निकल के आता है, जहाँ स्टूडेंट्स को मैंने बेसिकली, देखिए मैंने यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। स्टूडेंट जब डिप्रेस्ड होते हैं तो अक्सर हाँ देखा जाता है टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता। वो टाइम मैनेजमेंट मैं चाहूँगा कि जो नियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। जी, टाइम मैनेजमेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। पहले तो आपको ये पता रहे कि आपको पढ़ाई करनी कितनी है। दूसरा ये क्लियर रहे कि आपका सोर्स क्या है, आप जो फ़ॉलो करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट फ़ॉलो करना है, तो वो सब्जेक्ट में आपका सोर्स जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने ये बुक बोला है, हमने वो पढ़ लिया है, किसी ने दूसरे बुक को रिकमेंड किया है, हमने वो पढ़ लिया है। आपका खुद का रिसोर्स होना चाहिए, उसी को आप पढ़ें। आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका आप टाइम उस हिसाब से अलॉट कर दें सारे सब्जेक्ट में। जो आपका वीक है उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा समय दें, और जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है उसको भी आप पकड़ के चलेंगे। ये नहीं कि आप छोड़ दिए और 1 महीने 2 महीने बाद वो वीक हो गया, तो दोनों तरफ से आपका परेशानी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें को मैनेज करें, रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम में। आप वीक वाइज में पहले डे वाइज में कर लें, फिर वीक वाइज में कर लें। इस हिसाब से जो आपका रिवाइज होता रहेगा तो वो आपका बर्डन कम होता चला जाएगा। नहीं तो जनरली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, एक साइड से पढ़ते जा रहे हैं और एक साइड से दिमाग से निकलता जा रहा है। तो बेसिकली आप जो दिन भर पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब सोने के लिए जाएँ रात में, तो एटलीस्ट एक बार आप उसको रिकैप कर लें। आप उस हाँ, आप समराइज़ कर लें कि दिन भर आप सुबह जब उठे और रात में आप सोने आए हैं, तो उस बीच में आपने क्या-क्या किया है, क्या-क्या पढ़ा है, वो एक बार रिकैप कर लें। वो चीज़ें आपकी क्लियर ये भी हो जाएगी कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या टाइम मैनेज हुआ है, आगे आपको क्या करना है, क्या छूटा है, ये सब चीज़ें भी आपकी क्लियर होती चली जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। एंड नाउ गाइस, आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा किन्हीं का कोई सवाल जो आज अभी हमारे बीच सर बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई हैं, फिर भी सर से जानना चाहते हैं कि बुक लिस्ट क्या था होगा उस टाइम इसका। वो कौन कौन सी बुक्स होंगी जिससे आप बीपीएससी या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड हो सकें। सर थोड़ा सा आप लोग बताएं, आप लोगों में से आकाश सर बेहतर बता पाएंगे, बड़ी शिक्षा पदाधिकारी भी हैं आप। जहाँ तक बुक लिस्ट की बात है तो आप सभी को पता है कि 68 बीपीएससी के बाद बीपीएससी के ट्रेंड में काफ़ी चेंजेज आए हैं। ट्रेंड एंड सिलेबस दोनों चेंज हुआ है। अभी बीपीएससी का ओरिएंटेशन यूपीएससी के तरफ है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स के लिए जो मैंने रेफ़र की थी बेसिकली वही बता रहे हैं आपको। दूसरे टॉपर्स का अलग बुक होता है और डिफरेंट बुक्स पढ़ के भी लोग निकाल लेते हैं, तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार देख सकते हैं। तो वन चीज़ मैंने लुसेंट को हमेशा से पढ़ी है, ठीक है। लुसेंट मैं अभी तक 30 टाइम से भी ज़्यादा पढ़ चुका हूँगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट टाइम एग्जाम देना होता है तो 5 बार रिवीजन हो गया, तो उस तरह से तो लुसेंट मेरा फर्स्ट था जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को इतने कंसाइज वे में दिया गया है। दूसरा मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम के बुक्स जो कि यूपीएससी के लिए रिकमेंडेड होते थे, अभी बीपीएससी में रिकमेंड होने लगे, ठीक है। एंशिएंट और मेडिएवल मेरा लुसेंट से ही काम चल जाता था। एक्चुअली 5 ही क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से 5 और मेडिएवल से 5, तो उसके लिए इनफ था। उसके बाद साइंस के लिए लुसेंट और घटना चक्र मैंने साइंस के लिए रेफ़र किया था। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, ये इनफ थी, और प्लस लुसेंट का ज्योग्राफी सेक्शन, ठीक है। करंट अफेयर के लिए 68 तो ठीक था, 69th में करंट अफेयर एकदम से अनकन्वेंशनल पूछ दिया गया था, तो उसके लिए विजन आईएस का मंथली मैगजीन मैंने रेफ़र किया था। लास्ट के 6 मंथ पर ज़्यादा फोकस दीजिएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया, वेल एंड गुड। आई थिंक ऑल सब्जेक्ट आई हैव कंप्लीटेड। इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स में 69th में थोड़ा ज़्यादा ही यूपीएससी वाला ट्रेंड दिखा। 69th के पहले ठीक था, तो अभी आपको पढ़ना हो तो यूपीएससी के कुछ बुक्स लाइक मैंने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो मुनाल पटेल की हैंड आउट जो काफ़ी बल्कि है, और इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वो पढ़ी थी। अगर आपके पास टाइम है, टाइम अलाउ कर रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। अभी 70वीं के लिए तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। ठीक है। थोड़ा ट्रेंड चेंज था हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे,
एंशिएंट और मेडावल के भी थोड़े मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। सर क्या मतलब स्पेक्ट्रम से शिफ्ट करके एंशिएंट और मेडावल पे आ जाना चाहिए? देखिए, एक एग्ज़ाम से कोई भी पैटर्न सेट नहीं होता है, ठीक है? अगर नेक्स्ट यूपीएससी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन ट्रेंड रहते हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ सोचा जा सकता है, बट इसको आप एक एक्सेप्शन मानिए, एज़ अ रूल मत देखिए। और आपको डेफ़िनेटली अभी भी स्पेक्ट्रम पर ध्यान देना ही है, ठीक है? इसको एक्सेप्शन मानिए। एक्चुअली हिस्ट्री हर किसी का स्ट्रॉन्ग ही रहता है, इसलिए हिस्ट्री से ज़्यादा वो डीप क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स पॉलिटी से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में भी, ठीक है? हाँ, लॉजिक से भी बन जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री चूँकि इतना रिपिटेटिव हो जाता है कि आयोग को भी यस, यस, वही चीज़ है, ठीक। कि एंशिएंट मेडिवल से ज़्यादा रहता है, तो आप ये सोचो कि क्या यूपीएससी में 100 क्वेश्चन में क्या 80 क्वेश्चन कट ऑफ जाते हैं? नहीं ना। हर चीज़ पर ही लोगे तो फिर 200 में 200 मार्क्स आ जाना चाहिए। हम कहते हैं पीएचडी नहीं करना है हर चीज़ों पे। अरे ठीक है, हर सेक्शन से आपका मजबूत नहीं हो सकता है, और हर सेक्शन कवर करने पे जाइएगा तो बहुत सेक्शन आपका बैक चला जाएगा, तो पता चलेगा जो अच्छे मार्क्स आने चाहिए वहाँ भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है? तो 3-4 ऐसे सेगमेंट है जिसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाद बाकी एवरेज भी है, कट ऑफ ही तो क्वालीफाई करना है। तो इस तरीके से करोगे तो आप इजीली कट ऑफ क्वालीफाई कर लोगे। और स्टूडेंट तरफ से 2-3 क्वेरी आ रही होंगी, मकास सर या राजू सर से पूछ लेते हैं। अभी 17वीं बीपीएससी के लेके बहुत सारे बच्चे की क्वेरी होगी, है ना? तो 17वीं बीपीएससी का आकाश सर बताइएगा कि अभी एग्जाम 13 दिसंबर को, बहुत कम टाइम बचा है, तो इतने कम टाइम में सेग्रीगेटेड फॉर्म में किस तरीके से तैयारी की जाए? बच्चे क्या करें ये बचे हुए दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो बुक लिस्ट आप इस लिमिटेड डे में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए आप। और इसके मान कर चलिए कि इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपको कोई भी नया चीज़ इतने लिमिटेड समय में नहीं पढ़ना है। जो आपने ऑलरेडी रिवाइज़ किया हुआ है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, उसी को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितना टफ आएगा, कौन सा कोचिंग से क्या बोला जा रहा है, या मॉक टेस्ट में बहुत सारे कोचिंग में जनरली इरेलीवेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो काफ़ी डिस्करेजिंग होते हैं, और लास्ट मोमेंट पर बच्चे नई किताब, नए बुक्स, नए कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ने लगते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है उसी को पढ़ना है। और अभी रितेश सर ने जैसे कहा कि मे बी कुछ 2-3 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए हैं, जिसके लिए आपको एक बुक पढ़ने थोड़े जाइएगा इतने कम टाइम में, उसको छोड़ ही देना है। कट ऑफ कम ही जाएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन टफ आया तो और कट ऑफ कम जाएगा। तो इसका ध्यान नहीं रखना है। इसलिए आपने जो पहले से पढ़ी है, जो आपका ऑलरेडी बुक लिस्ट रहा है, उसी को अभी रिवीजन का ही टाइम है। अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? अभी जैसे जो एग्ज़ाम आ रहा है 17वीं बीपीएससी, इसमें आप लोगों ने पहले ही तैयारी करके रखी होगी। आपने पहले से डिफ़ाइन कर लिया होगा अपने दायरे की, मुझे ये चीज़ें पढ़ने हैं, ये चीज़ें छोड़नी हैं। तो अभी जो करना है, जो मेजर पोर्शन है बीपीएससी के, जैसे साइंस हो गया, बिहार करंट अफेयर्स हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, या बिहार स्पेशल हो गया, ये जो मेजर पोर्शन है, इसमें मुझे लगता है कि 60-70% क्वेश्चन रहते हैं। तो ये चीज़ों को आपको अच्छे से इसका रिवीजन करके जाना है। कोई नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे 2 मिनट की 3 मिनट की यूट्यूब वीडियो देख लिए, या कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, या कोई बता रहा है कि 30 दिन में परीक्षा कैसे पास करें, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे, तो मे बी एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो होता है, किसी को पहले आपको मिल गया, आसान क्वेश्चन मिल गया तो मोटिवेट हो जाते हैं। किसी को मुश्किल क्वेश्चन मिल गया तो वो उसको पहले ही 10 क्वेश्चन में डिमोटिवेशन हो जाता है कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ये सब चीज़ों में नहीं आना है। आपने अच्छी तैयारी करी है, अपने ऊपर विश्वास रखें। बगल वाला क्या आंसर कर रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उससे मतलब नहीं है। आपका मन क्या कह रहा है, आप वही आंसर लिखें। और दूसरी बात यह है कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप ये विश्वास रखें कि वो क्वेश्चन वहाँ के 80% बच्चों को नहीं आ रहे हैं। तो उस पर अपना दिमाग ना लगाएं। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सही होने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट उस पर नहीं बनता जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट उस पर बनता है जो आपने क्वेश्चन सही करने हैं। और आप जानते हुए जो क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना, तो उससे आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। कभी ऐसा सुनने में आता है कि 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से मेरा रह गया, ठीक है, तो आप ये नहीं है कि रिजल्ट के बाहर जो हैं उनकी मेरिट बहुत कम है, या रिजल्ट के अंदर जो हैं उनकी मेरिट बहुत ज़्यादा है। कोई खास अंतर नहीं होता। बस अपना सिस्टमेटिक वे में आंसर करना है। OMR सीट को टाइम रहते अच्छे से भर लेना है। ये नहीं कि अंधाधुंध तरीके से भर रहे हैं कि ABCDEF कर दिए और पता चला कि एक नीचे आ गया और आगे के 5 गलत हो गए। ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, माइनर मिस्टेक नहीं करना है। अपनी तैयारी पे भरोसा रखें और उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट दें। स्टूडेंट की तरफ से कुछ क्वेश्चन और आते हैं, तो मुझे पता है कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ लेवल आती है, तो आप ही लोग के माध्यम से हम सर और मैम से पूछ लेते हैं। अभी देखा जाए तो 68वीं और 69वीं में क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है, और बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि 1 साल से पीटी पढ़ते हैं, मेंस की तैयारी करते नहीं। क्या मेंस करके क्या पीटी तैयार हो सकता है, या सिर्फ पीटी पढ़ना है, और पीटी पास करके क्या 3 महीने में मेंस हो सकता है? इसकी सही प्लानिंग क्या है, एक बार मैम बताएंगे इस पे? तो लोग मुझे जानते हैं, मेरा हमेशा से स्ट्रैटेजी मेंस ओरिएंटेड रहा है। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि आप सबसे पहले मेंस कंप्लीट कीजिए, मेंस के सिलेबस को देखिए और सिलेबस के वाइज नोट्स तैयार कर लीजिए। मेंस करने से आपका 30-40% पीटी का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपकी वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। और जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो 68 से जो पैटर्न चेंज हुआ है, तब आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रट के चले गए, PYQs रट के चले गए कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। लाइक आपने देखा होगा पहले वाले क्वेश्चंस में बीपीएससी के कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, वो है
हाँ, राजकुमार शुक्ला वाला क्वेश्चन बार बार, कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। अब वो चीज़ नहीं होने वाला। आपने देखा होगा कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने क्लियर कर दिया है कि वो जो भी अभी पैटर्न चेंज हुआ है उसको बेस बना के ही 70th का क्वेश्चन सेट करेंगे। सो उसको बेस बना के ही 70th का क्वेश्चन सेट करेंगे। तो पैटर्न जो चल रहा है वही रहेगा, ईजी तो नहीं होने वाला। अगर डिफ़िकल्ट भी ना हो लेकिन ईजी नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी तो 70th प्रीलिम्स है, अभी हमारे पास 1 महीना है, तो हम अभी मेंस पे फोकस नहीं करेंगे। बट जो भी बच्चे 71st के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई वुड से कि अभी से मेंस में लगिए, मेंस में लगिए। फरवरी मार्च तक मेंस कंप्लीट कर लीजिए, आंसर राइटिंग कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और जब वो चीज़ बिल्ड हो जाएगी तो प्रीलिम्स आपके लिए एक पीस ऑफ केक हो जाएगा। तो इसीलिए अभी तो 70th पीटी के लिए तो मैं सिर्फ बोलूँगी कि पीटी पे फोकस कीजिए। पीटी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आपकी रिवीजन प्लान होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन का वेटेज होता है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे कि इस ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बार बार रिवीजन करें। और मॉक टेस्ट दीजिए, 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए, नए सेट ऑफ क्वेश्चन लगाइए, लेकिन साथ साथ PYQs का साथ मत छोड़िए। PYQs भी लगाइए, पैटर्न को समझिए, देखिए कि आपने जो अभी तक टेक्निक सीखी है पीटी की, वो आप जो मॉक्स लगा रहे हैं तो उसमें उसको यूटिलाइज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। आपने पढ़ लिया, नॉलेज भी ले लिया, सब ले लिया, बट एग्जाम हॉल में आप उसको लिख ही नहीं पाए, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, तो फिर कहाँ से आपका एफर्ट दिखेगा। ये ना आपकी प्रैक्टिस, जैसे आपने PYQs प्रैक्टिस किया, आई वुड सजेस्ट कि अभी तो आप ये जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का ही है, तो यूपीएससी में पहले मॉडर्न ज़्यादा पूछता था, तो क्यों ना मॉडर्न के क्वेश्चन यूपीएससी के ही लगा लें PYQs। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब इधर का भी लेवल इंपॉर्टेंट मतलब राइज हो गया है बीपीएससी में, तो हम उसका भी लगा लें। तो 1-2 क्वेश्चन आप 1-2 ऑप्शन आपको नहीं आता, 2 ऑप्शन आपको आता है, तो ऐसे में आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता है और आपको लगता है कि आपने जो 2 ऑप्शन आपको नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं तो सुना है, आप क्योंकि वो देख के थोड़ा सा लगेगा, अगर नहीं बिल्कुल ही ब्लैंक है कि नहीं मैंने तो ये सुना ही नहीं है, अभी तक तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना है, लेकिन आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आपको अगर वो चीज़ आपने नहीं सुनी है अभी तक, तो ऐसा मान के रखिए कि 80 to 90% वो क्वेश्चन बहुत बच्चों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि सोर्स ना ऑलमोस्ट सब बच्चे के सेम होते हैं, सब कन्वेंशनल सोर्स फॉलो करते हैं, कोई अलग से सोर्स नहीं फॉलो करता, सब लक्ष्मीकांत ही फॉलो करेंगे, सब स्पेक्ट्रम ही करेंगे, करंट अफेयर्स में सब बिहार स्पेशल की जो भी करंट अफेयर्स आती है उसी को फॉलो करेंगे, और जो नेशनल की है तो उसको विजन ही फॉलो करेंगे, ठीक है, तो स्पीड ही फॉलो करेंगे, तो सब कन्वेंशनल ही करते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जो आपने अभी तक अपनी डिसिप्लिन से, पूरी कंसिस्टेंसी से अपनी तैयारी की है, तो कोई आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आएगा ना तो कभी घबराना नहीं है, वो सबके लिए आउट ऑफ बॉक्स है, और उस क्वेश्चन के आधार पे आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करता है। उस क्वेश्चन पे जैसे सर ने लोगों ने बताया कि उस क्वेश्चन के आधार पे करता है जो आपको आता है, लेकिन आपने सिली मिस्टेक से उसको गलत कर दिया, तो वहाँ से आप आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट की तरफ से एक आकाश सर से क्वेश्चन पूछेंगे। कम टाइम बचे हुए तो बहुत सारे बच्चे का डाउट आता है कि भूलने की समस्या ज़्यादा होती है ना, कि सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, जो पढ़े हैं वो चीज़ें याद नहीं रह रही। ये नेचुरल चीज़ है या फिर किसी किसी बच्चों के साथ इसी प्रॉब्लम आती है? भूलने की समस्या कम्प्लीटली नेचुरल है, सबके साथ होती है, लाइक मेरे साथ भी होती है, अदरवाइज़ मैं लुसेंट 30 बार क्यों पढ़ूंगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि आपको जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आपको सारे सब्जेक्ट को एक साथ वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। जनरली होता है कि हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट मॉक टेस्ट में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन उसको छोड़ के जैसे ज्योग्राफी पढ़ने लग गए तो फिर हिस्ट्री के बहुत सारे जो जाने हुए क्वेश्चन होते हैं अदरवाइज़ हमारा गलती हो जाते हैं। इसके लिए बेस्ट थिंग है कि जब आप शुरू से ही पढ़ें तो इस चीज़ को, इस बात को माइंड में रख कर पढ़ें कि हम भूलने वाले हैं, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट पढ़ के हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे तो भूलने वाले हैं, और इसलिए फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग जब कर रहे होते हैं उसमें हाईलाइट करना, जो इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है कि हम भूल सकते हैं इस फैक्ट्स को, उस फैक्ट्स को बुक में साइड में लिख देना, या स्टिकी नोट्स को मैं जनरली यूज़ करता था कि बुक में ही जिस पेज में है अगर कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ इनोवेटिव है, याद करने वाली चीज़ें हैं, मुझे इंडिया का मैप बना के उसको अगर मैप पर पॉइंट आउट करके स्टिकी नोट से बुक में ही चिपका दिया। मैं जनरली शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, लाइक हिस्ट्री का 5 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लिए, ज्योग्राफी के बनाए हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब 4-5 बार पढ़ लिए होते हैं और आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमको याद हो गई है, कुछ-कुछ सेक्शंस हैं जो हम बार-बार भूल रहे हैं, जो कन्फ्यूजिंग है और ज़्यादा फैक्चुअल है, तो उस चीज़ को आप शॉर्ट नोट्स में भी बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जो इसको रिवाइज़ करके आप जाएँगे तो एक बेटर परफॉर्म कर पाएँगे। तो ये टेक्निक्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राजू सर से होगा टेस्ट सीरीज को लेकर। बच्चे जब टेस्ट लगाते हैं तो बच्चे को बहुत बड़े 80 नंबर आते होंगे, 90 नंबर आते होंगे, तो बाद बाकी जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस पर काम नहीं करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज लगाने का सही तरीका है, क्योंकि रेस्ट क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं कि 90 आ गए, 100 आ गए, चलो कट ऑफ तो क्वालिफाई। क्या वही क्वेश्चन आने वाले हैं, या जो गलत हुए हैं या जो बचे हुए क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया है उन्हें भी कंप्लीट करना है? तो क्या तरीका है टेस्ट सीरीज लगाने का? टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपका टेस्ट नहीं है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ताकि उसमें आप वो परफॉर्म कर सकें जो आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है। तो उसके लिए ये है कि आप जब टेस्ट सीरीज़ लगाएं, जैसे आप ये भी सिचुएशन आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं,
तो मैं जब टेस्ट सीरीज़ जब अपना लगाता था तो उस समय मैं क्या करता था कि वो सारी चीज़ें मैं मार देता था। मतलब मैंने 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये नहीं कि वहाँ तो ये नहीं है ना कि रिजल्ट नहीं होना है, वहाँ तो ये नहीं कि आप छोड़ रहे हैं 10 कर रहे हैं, 10 कम कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग कम आएंगे, ठीक है आप उसको फॉलो कीजिए। आपको अगर 150 में से 130 लगाने हैं तो 130 लगाइए, 20 को अलग से मार्क कर दीजिए और उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। तो इसमें जो ये होता है कि जैसे अगर किसी क्लास में आपसे कोई चीज़ पूछा गया तो आपने जब उसे जवाब दे दिया तो वो चीज़ें मे भी याद रहे ना रहे, लेकिन आपने बीच क्लास में खड़े होकर गलत जवाब दे दिया तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी। तो इसमें आप अगर टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं तो उसमें है कि जो चीज़ें गलत हो रही है वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लिक करेगी उसकी अपेक्षा में जो आपकी सही हुई है। मे बी सही वाली चीज़ें आप भूल भी जाएँ, लेकिन जो एक बार गलत हुई है और आपने थोड़ा दिमाग लगा के उसमें लगाया था, ऑप्शन क्लिक करे थे, लेकिन वो गलत हो गया, तो उसको आप जब वापस से रिवाइज़ करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इसमें ये नहीं करना है कि आपको 150 में से 130 नंबर आ गए तो ठीक है, अब आगे हम टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएंगे या फिर उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ें नहीं करनी है। 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपको 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप क्या कीजिएगा, अगर वही 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ गए तो आपने 130 लगाया, 130 में 130 वो कोई नहीं आया, उधर वाले जो गलत हुए हैं वो आ गए तो क्या करिएगा। तो इसमें ये करना है कि सारे क्वेश्चन को फॉलो करना है और ये नहीं कि टेस्ट सीरीज़ लगा के उसको रख देना है, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी करना है। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं आप अपना रखिए लिमिटेड कि मुझे ठीक है 50 टेस्ट सीरीज़ लगानी है या 60 टेस्ट सीरीज़, जो भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है आप डिफाइन कर लीजिए। लेकिन शर्त यही है कि आप उस टेस्ट सीरीज़ को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि आप 100-150 टेस्ट सीरीज़ लगा लिए और आपको कुछ याद नहीं है। भले ही आपको 150 में 150 आ गए होंगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अपने कैपेसिटी के अंदर रखने हैं और सबको अच्छे से रिवीजन के साथ में फाइनल एग्जाम में आपको अटेम्प्ट देना है। अंजलि में मकास सर से एक क्वेश्चन रहेगा कि बचे हुए दिन में कौन कौन से सेगमेंट्स, कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि 2-3 या 4 सेगमेंट जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हिट करते हो बीपीएससी में, तो बच्चे उन चीज़ों को तैयार कर लें, ठीक है। और एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप दे दीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो अभी बना हुआ है अभी चुनौती, कि नॉर्मलाइजेशन बच्चे के हित में रहेगा या अहित में रहेगा, बच्चे पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, इसके लेकर थोड़ा सा का सर बताइए। जहाँ तक इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स की बात है तो 4 सेगमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हिस्ट्री, जिससे लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा साइंस, जिससे 30 क्वेश्चंस। तीसरा करंट अफेयर्स, ठीक है। और चौथा बिहार स्पेशल। ये 4 सेगमेंट लगभग 70-80% क्वेश्चन इन 4 सेगमेंट से ही आते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस पर कमांड होनी चाहिए आपकी। इसके बाद जो रिलेटिवली लोअर सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी से 15, ज्योग्राफी से 15, उसके बाद इकोनॉमिक्स से 10 और मैथ्स और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सब्जेक्ट्स को वेटेज के अनुसार ही पढ़नी होती है। लाइक अगर इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको, और हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों को हिस्ट्री में हम ज़्यादा समय देंगे और इकोनॉमिक्स में कम देंगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसी के अनुसार हमको उस पर टाइम देना है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है तो देखिए, मेरा ये विचार है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, अगर आप जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप एकदम से उसको माइंड से हटा लीजिए, क्योंकि आपका काम है सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना। रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक। इसकी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन कुछ लोगों के लिए बाई लक पॉजिटिव भी हो जाता है कि कम मार्क्स आया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स बढ़ गए। वही कुछ टैलेंटेड लोग जिनके अधिक मार्क्स आए होते हैं वो कम भी हो जाता है, और ये निश्चित ही विवाद का मुद्दा है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में कई बार हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, क्योंकि उसमें आई थिंक स्टार रेटिंग होता है कुछ क्वेश्चंस का, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को मेज़र करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसलिए काफ़ी विवादास्पद भी है। लेकिन अभी के लिए हम कहेंगे कि आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मान कर चलिए कि अच्छा ही होगा। अगर जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स मतलब कंफ्यूज है कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, तो मंथली मैगजीन आप कवर तो नहीं कर पाइएगा क्योंकि थोड़ा टफ हो जाएगा सेक्शंस को करना। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर्स को कवर कर लें। तो विज़न मैगजीन क्या करती है, PT 365 निकालती है, तो ये निकाली हुई है जो कि आपको मई तक का कवरेज उसमें मिल जाता है। उसके बाद का आप ये कर सकते हैं, एक तो आप स्पीडी रखिएगा फैक्चुअल करंट अफेयर्स के लिए, साथ ही साथ क्या कीजिएगा, एक रखिएगा जिसमें डिटेल करंट अफेयर्स है। आजकल मार्केट में काफ़ी करंट अफेयर्स आ गए हैं जो डिटेल फॉर्म में उतने लेंदी नहीं है जितने विज़न मैगजीन्स है। तो मंथली मैगजीन्स तो आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन स्पीडी प्लस एक कोई और भी जिसमें थोड़े सब्जेक्टिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल एरोटेरिया का आता है करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, तो आप उसको लेके कर सकते हैं। इससे करंट अफेयर्स हो जाएगा। विज़न मैगजीन के लिए बस जो मई तक का है वो आप PT 365 से कर सकते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस करना है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का हो गया, IR का हो गया, साइंस टेक का हो गया, क्योंकि 69 में आपने देखा होगा लैब डायमंड टाइप का क्वेश्चन पूछा था जो बिल्कुल विज़न मैगजीन में दिया हुआ था। तो उस तरीके के क्वेश्चंस आप उससे हैंडल कर सकते हैं। तो यही सारे सेक्शंस हमें टच करना है अगर आपको विज़न मैगजीन भी करना है तो। थैंक यू वेरी मच मैम। तो गाइज आज
जिया सब लाइब्रेरी के ओपनिंग के दौरान हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे स्टूडेंट्स के माइंड में, डिप्रेशन क्रिएट करते थे, डिप्रेशन का कारण भी बनते थे, हमने जाना। सर आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा समय दिया है खबर विहार को स्पेशली। एक रिक्वेस्ट होगा कि इस इंटरव्यू को अच्छे से देखिए, और इंटरव्यू अगर अच्छा लगे, फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने नियर अबाउट के लोगों तक शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने फेसबुक वॉल पे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।